बात अगर करें अब देवेंद्र यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। प्रेसिडेंट है दिल्ली कांग्रेस के, और जोरदार तालियों से एक बार फिर से इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि सर आपकी मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब कांग्रेस की एक जो स्थिति है, अब वो भी बात अगर करें तो आने वाले समय में सुदृढ़ हो, ये आपकी एक जिम्मेदारी है। आप मंच पर सर प्लीज़ आ जाइए। और साथ ही मैं अनुरोध करूँगा कि विनोद लांबा सर हमारे साथ हैं, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर है विनोद लांबा सर। सर प्लीज एक बार मंच पर आइए और बुके देकर सम्मानित कीजिए। तो सवाल जवाब का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य हमारा यही है कि सबसे सटीक छवि अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएं, क्योंकि हमारे दर्शकों ने एक बड़ा टैग जो हमें दिया है वो नंबर 1 चैनल का है। और साथ ही अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी धर्म और नीतू स्टेज पर प्लीज आ जाइए और इस बातचीत के सिलसिले को, इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि राजनीति की छवि हर एंगल से देखी जानी चाहिए। राजधानी दिल्ली का जिक्र जब हम करते हैं तो एक तरफ आम आदमी पार्टी, बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस का पक्ष जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओवर टू यू धर्म, नीतू। थैंक यू बसंत, और देवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका। माइक। थैंक यू डियर। सर आपने वक्त निकाला और लेटेस्ट से शुरू करते, वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस पार्टी की कैसे चल रही है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था कि एक वोट का अधिकार सबको दिया इस संविधान ने, और जिस तरीके से पिछले कुछ चुनाव लगातार रिग हुए, जिस तरीके से समस्याएं सामने आई, तो कहीं ना कहीं उस तरफ अटेंशन गया कि हो क्या रहा है। और कहीं ना कहीं वहीं से माननीय राहुल गांधी जी ने ये निश्चय किया कि इसको डीप डाउन स्टडी करने की ज़रूरत है। और जब स्टडी किया तो सारी चीज़ें सामने आ गई। आज अगर मेरी डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने की कोई कोशिश करेगा, आज मेरे हकों को छीनने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आवाज़ भी उठाऊं। और इस काम में माननीय राहुल गांधी जी चैंपियन हैं, इसलिए आज बिहार में लगातार 3 दिन हो गए हैं वोट अधिकार यात्रा चल रही है, और बहुत सफलतम तरीके से चल रही है। आज कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं कि ये वोट अधिकार का जो हक था, जो अधिकार था, लोग जागरूक हो गए हैं और सड़कों पर उतर आए। सर एक बात बताइए, दिल्ली में कांग्रेस के साथ गलत, मतलब एक तकनीकी पेच कहां पर आ रही है? मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, ऑफ रिकॉर्ड भी और ऑन रिकॉर्ड भी। आप जब भी आप कभी देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पर सारे क्लिप्स पड़े हुए हैं। शीला जी के कार्यकाल को दिल्ली के लोग बड़ा याद करते हैं, और बीजेपी भी कई लोग कहते हैं, जब कंपैरिजन वाली बात आती है आम आदमी पार्टी से, तो शीला जी की शासन को प्रेज करते हैं। जब जनता प्रेज कर रही है, आपके विपक्ष के साथी प्रेज कर रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत हो रही है कि वो खोया हुआ आधार आपको हासिल नहीं हो रहा? बिल्कुल, बहुत ही स्पष्टता के साथ मैं बात स्वीकार करना चाहूँगा कि हमने 15 साल सरकार चलाई माननीय शीला जी के नेतृत्व में। एक बहुत अच्छा ही सरकार चलाने का काम किया। डेवलपमेंट भी होता था, उस समय महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी चर्चा होती थी, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती थी, वहीं सोशल सेक्टर में बहुत कुछ काम करने का उस समय काम देखने को मिले। 15 साल एक लंबा टेन्योर हो जाता है। एक बहरूपिया आए, सपने दिखाए, और उस सपने में कहीं ना कहीं हमारे लोग बह गए। ये बात सच है कि वो शीला दीक्षित जी जिन्होंने दिल्ली का ये स्वरूप रचा था, जिन्होंने दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में अहम योगदान दिया, वो समय आया कि वो स्वयं भी चुनाव हार गई। ये लोगों की ताकत होती है। और मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली के लोग बहुत सरल हैं, बहुत साफ दिल के हैं। उनको कोई सपना दिखाया गया, उन्होंने देखा,
लेकिन वो सपना टूटते टूटते भी समय लगता है। देवेंद्र और सर, एक सवाल जी, जिनको आप बहरूपिया कह रहे हैं, आप उन्हीं के साथ चुनाव भी लड़े हैं लोकसभा का। बिल्कुल नहीं, गलती होती है। देखिए, इसमें हम स्वीकार करते हैं हमसे गलती हुई और गलती का खामियाजा ही ये भुगत रहे हैं हम। कहीं ना कहीं ये बात सत्य है, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोकसभा की बात करते हैं तो एक सत्य ये भी है कि इस देश के ऊपर खतरा मंडराने लगा, इस देश के संविधान के ऊपर खतरा मंडराने लगा। तो उस समय सबका फर्ज बनता है कि छोटी चीजों को दरकिनार करके अपने देश की हितों की रक्षा करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं वो उसका नतीजा है, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए। ये अगर मैं कहूं कि ये जो वोट का अभी खुलासा सामने हुआ है, अगर शायद इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते, इन चीज़ों को पहले से ही हमारी नज़र में आ जाती, तो शायद रिजल्ट दूसरे ही होते हैं। नहीं, इसमें ना अभी सौरभ भारद्वाज आए थे अभी कुछ इसी मंच पर जहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर जनवरी के महीने में खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही वोट चोरी का वो आरोप लगा रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। अगर कांग्रेस ने उस वक्त बड़ा दिल दिखाया होता तो शायद आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की भी आवाज़ जुड़ जाती, तो दिल्ली में परिस्थिति कुछ और बन सकती थी जो बन नहीं पाई। देवेंद्र जी, उस पर कमेंट। देखिए, मैं ये बात स्वीकारता हूं कि अलग अलग जगह पर हम भी जब लोकल लेवल पे चर्चा करते थे, इलेक्शंस देखते थे, तो ये कमियां सामने नजर आती थी। लेकिन अगर किसी ने विद प्रूफ उसको प्रूव करने का काम किया, देखिए, लोग तब आपकी बात मानते हैं जब आप प्रूफ के साथ कोई चीज़ दिखाते हैं। हम ये बात चर्चा पहले से करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। और लोकल लेवल पे तो अगर आप किसी भी चुनाव में जाएंगे, किसी भी आप जो व्यक्ति चुनाव लड़ा उससे बात करेंगे, तो ये सारी समस्याएं उनके सामने थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको संकलित करना और पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने क्या, पूरी दुनिया के सामने राहुल गांधी जी ने बहुत खुल के उसके ऊपर चर्चा भी की, सारे प्रूफ भी दिखाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि आज एक जन आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है। आज सौरभ जी भी ये बड़े खुले मन से कह सकते हैं और कह रहे हैं। देवेंद्र सर, असर दिख रहा है क्या उस जन आंदोलन का? क्योंकि अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे, आपकी यात्राएं कई हमने भी कवर की थी और हमें कुछ सीटों पर ऐसा लगा भी था कि शायद कांग्रेस एक बार कमबैक करेगी। थोड़ा सा ही पुराना विधानसभा चुनाव है, लेकिन जब नतीजे आए तो बहुत विपरीत थे। आम आदमी पार्टी उल्टा कांग्रेस पर एलिगेशन लगाती कि कांग्रेस ने उनके वोट काटने का काम किया, जीते भी नहीं और सीटें भी गंवा दी। देखिए, किसने किसका वोट काटा ये तो सबके सामने है। मेरे हिस्से का मुझे वोट मिला, उनके हिस्से का उनको मिला। हमारी सोच ये भी है कि कहीं ना कहीं लोग तो बदलाव देख रहे थे, लोग तो चाहते थे बदलाव, लेकिन लोगों को ये विश्वास हम नहीं दिला पाए कि आम आदमी पार्टी 62-70 में से 62 सीट जो जीती हुई थी वो सत्ता से बिल्कुल बाहर हो जाएगी और हम एक चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए हो पाएंगे। ये जो नतीजा है जीरो आने का, वो कहीं ना कहीं उसका नतीजा है। लोगों को विश्वास है, और आपने जैसे शुरू में कहा कि शीला जी को याद करते हैं, हमारे कामों को याद करते हैं लोग बाग, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास, मेरी एक स्पष्ट सोच है कि देश में और दिल्ली में खास तौर पे कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लगे बंधे, मैं कहूँगा कि वो लोग वोटर हैं, उनको वोट उनको करना है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो एंटी है, और एंटी उनकी कारगुजारियों से है, उनके वर्किंग स्टाइल से है। तो वो जो वोट एंटी बीजेपी था वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होके आम आदमी पार्टी में गया, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता। कांग्रेस के कोर वोटर नाराज क्यों हैं? क्योंकि पहले कहा जाता था दिल्ली में कि जो व्यापारी वर्ग है कांग्रेस का कोर वोटर है। हमने देखा सर दिल्ली में कितने लंबे समय तक कांग्रेस रही है, अब वो कोर वोटर नाराज क्यों है, मना नहीं पा रही कांग्रेस क्या? मैंने कहा कि कोर वोटर नाराज नहीं है, और कहीं ना कहीं वही बड़ा कारण है कि हमने जो पुरानी टैली थी उससे 3-4% आगे बढ़ के 4.5% आगे बढ़े भी। लेकिन मेरा मानना यह है कि हर कोई भी ये जरूर सोचता है कि मुझे
यहां डालने से क्या मैं भारतीय जनता पार्टी को रोक पाऊंगा? और वो कहीं ना कहीं इकट्ठी होकर वोट जो है आम आदमी पार्टी में गई। अब सीन दूसरा होगा। अब जो आप कह रहे हैं कि हमारा वोटर कौन सा है, आम आदमी पार्टी का वोटर कौन सा है, वो अब चीजें सामने आएंगी। नेक्स्ट चुनाव होगा, मुझे पूरी भरोसा भी है, विश्वास भी है, क्योंकि हम हमारे वर्किंग अच्छी बेहतर तरीके से करते हैं। हमारे पास हिस्ट्री, एक बेहतर हिस्ट्री है। हमारे पास दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का जो अगर मैं कहूं कि एडवांटेज किसको है तो वो शीला जी को है, उनकी 15 साल की सरकार को है। हमारे साथ हमारे काम है, हमारे साथ हमारे जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा है, जो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, उसकी आवाज़ जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने उठाई है, और उन्हीं के पच्चीनों पे चलते हुए हम भी एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के दिलों में वापस अपनी जगह बना सकें। उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बेहतर कल का सपना हम जरूर देख रहे हैं। सर, कांग्रेस के साथ मुझे लगता है कई ऐसे लोग जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, उनको ये लगता है कि कांग्रेस को दिल्ली में संभवतः, अब जैसे देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी पूरी दिल्ली में एक वक्त हमें हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस के साथ जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि जितने पुराने आपके लोग थे या तो साथ छोड़ गए या सक्रिय नहीं है। कांग्रेस को एक जो सेकंड जो जिलावार, जो जिला स्तर का जो नेता हो, प्रखंड या विधानसभा वार जो नेता हो, वैसे एक लीडरशिप खड़ा करने की जरूरत है, और वो चुनौती आपके सामने है। आप, क्योंकि जब तक वो लीडरशिप नहीं खड़ा करेंगे, पार्टी स्ट्रांग नहीं होगी संगठन के स्तर पर। आई टोटली एग्री। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो अपॉर्चुनिस्ट थे वो तो पहले ही पाला बदल चुके हैं। अब हमारे पास वो कैडर बचा है, अब हमारे पास वो लोग बचे हैं जो वाकई में खरा सोना है, जो कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं। इसमें कहते हैं ना, वैकेंसीज भी बहुत क्रिएट हुई हैं। और अगर आपने हमारा विधानसभा का चुनाव तो डेफिनेटली फॉलो किया ही है, तो आपने देखा होगा कि आधे से ज़्यादा हमने नए कैंडिडेट्स उतारे हैं। ये, और जो ये 6, 7, 8 महीना हमें मिला इस चुनाव के बाद, लगातार हम संगठन के सृजन में ही लगे हैं। हमारी ये कोशिश है। देखिए, हमने एक तो काम करने के 2 तरीके थे विपक्ष में, कि आप पहले दिन से ही ऑपोजिशन शुरू कर दीजिए, या दूसरा ये था कि कुछ समय जो सरकार में विश्वास लोगों ने किया है उसको कुछ समय दिया जाए, और इस समय का भरपूर फायदा उठा के हमने अपने संगठन को बेहतर करने का काम किया इस 6 महीने में। और मुझे खुशी है कि आज हम अपने जो संगठन को एक बेहतर संगठन बनाने में कामयाब भी हुए। उसमें जहां पुरानों का एक्सपीरियंस है, वहीं नए लोगों का समावेश भी है। ठीक है। देवेंद्र सर, एक सवाल मेरा ऐसे जुड़ा हुआ, दिल्ली में कई सारे इश्यूज हुए। जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब मुझे याद है जब विपक्ष की भूमिका होती थी कांग्रेस की हुआ करती थी। दूसरा टेन्योर आया तो हमने देखा कि फाइट बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गई। कई कोर इश्यूज हैं। अभी भी जब हम विपक्ष की भूमिका देखते हैं तो हम अतिशी घोष, सौरभ भारद्वाज, इनका चेहरा क्यों देखते हैं, हम आपका चेहरा क्यों नहीं देख पाते? कई इश्यूज हैं जिस पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी फी बिल था, उसको लेकर प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट होते हैं। वहाँ देवेंद्र यादव क्यों नहीं होते हैं? प्रॉब्लम यही है कि आप लोग देखना नहीं चाहते। आप लोग ये देखते हैं कि पिछला जो सीएम कौन था, वो अगर अपने घर में बैठ के भी बयान देगा तो आप प्रमुखता के साथ छापते हैं, क्योंकि उनके पास आज 2 एक्स सीएम हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, आतिशी जी भी हैं, कई मंत्री जो ऐसे हैं जो पिछले 11 साल जिन्होंने काम किया नहीं किया, जिसका असेसमेंट पब्लिक ने किया, और शायद उसी का नतीजा था कि ये सारे लोग जो हैं मंत्री रहते हुए भी हारे हैं। 20-22 लोग जीते हैं, लेकिन मंत्री फिर भी हार गए, चाहे वो मनीष जी हों, चाहे इनके सत्येंद्र गर्ग जी हों, मैं कह रहा हूँ सौरभ भारद्वाज स्वयं जो अध्यक्ष हैं वो हों। तो ये सारे क्यों चुनाव हार गए? हाँ, ये ज़रूर है, हमने जब भी, चाहे सड़कों पे उतरने की बात हो, चाहे इनका विरोध करना, क्योंकि हमारे पास सड़क ही एकमात्र स्थान बच गया है,
तो जब भी चाहे पानी भरता है, चाहे सूखा पड़ता है, चाहे ये झुग्गी झोंपड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, या स्कूल के एडमिशन्स के बारे में उन जो पेरेंट्स हैं उनके साथ खड़े होने की बात हो, देवेंद्र यादव और कांग्रेस पार्टी, कम से कम मैं कह सकता हूँ, देवेंद्र यादव तो शायद सब जगह नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर वहां पर पहुंची है। मुझे लगता है नीतू वही सवाल पूछ रही थी सर। देवेंद्र जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आजकल नैरेटिव और परसेप्शन का पूरा खेल है सियासत में। अभी चुनाव में बहुत वक्त है, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी। प्रश्न यह है कि दिल्ली में एक सत्ताधारी पार्टी है, उसके सामने विपक्षी पार्टी, मतलब उस पर हमले ज़्यादा कौन कर रहा है, वो पब्लिक में परसेप्शन क्या क्रिएट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी भाई ज़्यादा इनके टांग खींच रही है या कांग्रेस पार्टी ज़्यादा टांग खींच रही है। जैसे आपने कहा ना कि जब वोट करने के लिए लोग गए तो उन्होंने देखा कि इनको हटाना है, तो इनको हटाना है तो किनको लाना है, तो उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया और उनको हटा दिया। तो अगली बार जब चुनाव हो तो अगर पब्लिक को ये लगे कि भाई इनको हटाना है, तो जिनको लाना है उसमें कांग्रेस उनके लिए जो ऑप्शन नंबर 1 रहे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि पब्लिक तो समझ गई है, लेकिन क्योंकि नंबर्स हमारे साथ नहीं है, इसलिए शायद मीडिया वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाया। तो आप सहयोग करिए। आप अगर हमारे हर रोज के बयान देखेंगे, आज हमें सड़कों पर उतरते हुए देखते हैं, लेकिन हमें वो स्थान नहीं मिल पा रहा। तो मेरा आपसे भी और आपके द्वारा सभी जो मीडिया चैनल्स हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो हम कर रहे हैं अगर उसको दिखाएं तो निश्चित ही जो हम कर रहे हैं वो बहुत कुछ, चाहे विरोध की बात है या सहयोग की बात है, अगर कोई पॉजिटिव चीजें आती हैं हम सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने वादे बहुत किए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो विरोध बनता भी है। हर रोज आज महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, आज पानी, सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की टिप्पणी करनी पड़ जाए, लेकिन अखबार में आज भी हमें ये देखने को मिलता है कि परवेश वर्मा जी गए हैं और मिंटो ब्रिज खड़े हैं, सोशल मीडिया हो और उसके पीछे पीछे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी पहुंच जाता है कि नहीं साहब अब तो शायद बेहतर हो गया है। लेकिन सच्चाई उससे अलग है। जो पब्लिक क्या सोचती है वो अगर आप देखें या वो आप दिखाने की कोशिश करें, कृपया करके उस परसेप्शन से निकलिए। सर अब हम भी सर आपने जैसे कहा, अब आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं है। मैं बताता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप अपने मीडिया सेल से इस चीज को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। पिछले 30 दिन में कम से कम 15 से 17 दिन हमने जल भराव पे बात की है और खूब खींचा है, जितना हम एक मर्यादित हो सकता है हमने खूब। ऐसा नहीं है हमने उस पर, अगर जल भराव हो रहा है तो 30 दिन में अगर हम 15 से 17 दिन उस इशू को एड्रेस कर रहे हैं, मतलब, और जो सत्ता में उसी को हम घेर रहे हैं। अगर आप हमें भी खड़ा हुआ वहाँ सड़क के बीच में मेयर के घर के सामने वाला आप तक पहुँचे, सोशल मीडिया में वो कई लाख तक लोगों तक पहुँचा, लेकिन शायद मीडिया के कानों तक नहीं पहुंच पाया या उनकी आंखों तक नहीं पहुंच पाया। नहीं सर, कांग्रेस के भी जो प्रोटेस्ट होते हैं हम लगातार कवर करते हैं क्योंकि हम तो ऑन ग्राउंड रहते हैं। लेकिन सर एक सवाल, आपकी छवि युवा नेता जैसी है, राहुल गांधी खुद को युवा नेता बोलते हैं, लेकिन क्या दिल्ली कैडर में युवा नेताओं की कमी है? क्योंकि जब तक आप युवाओं से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो एक जो कैडर स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है, जो हमने देखा बीजेपी ने इस बार दिखाया चुनाव में कि एक स्ट्रांगली वो लोग आए और कम बैक किया। जो आपने कहा था कि वो 62 से 22 पर सिमट गए, तो क्या कांग्रेस में युवाओं को मौका दिया जा रहा है, युवाओं को कैडर से जोड़ा जा रहा है, या कैडर को मजबूत करने के लिए हरियाणा में जिस तरह से जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मजबूती से काम कर रहे हैं, वैसा ही कुछ दिल्ली में देखने को मिलेगा? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे हमारे पिछले चुनाव को, तो 50% से लोग ज़्यादा वो 50 की उम्र से कम के लोग थे। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट अध्यक्षों की नियुक्ति की इस दौरान, और तीनों के तीनों 2 लोग तो ऐसे हैं जो 40 से भी नीचे, एक व्यक्ति ऐसा है जो 50 साल के हैं, उनके एक्सपीरियंस का भी फायदा लेना है। लगातार हम युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हम समझते हैं बदलाव के साथ लोगों को, अगर हम नए लोगों को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हमारा ये हमेशा ये मानना है कि एक्सपीरियंस को भी जाया नहीं जाने दिया जाना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ अगर हम नया युवा तो नई सोच को जोड़ते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसी लाइन पे काम कर रहे हैं।
सर जैसे एक ना बड़ा मिसपरसेप्शन है कि बीजेपी है तो बीजेपी के साथ संघ है और संघ की 36 इकाइयां हैं जो बीजेपी के लिए 12 महीने 365 डेज वो लगी रहती है। लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी हैं, यूथ कांग्रेस है आपका, NSUI है, सेवा दल आपके पास है, तो ऐसा नहीं आपके पास है संगठन नहीं है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि केंद्रीय स्तर पर तो मैं आपसे बात नहीं करूँ, दिल्ली के हिसाब से, क्योंकि आप उसके प्रधान हैं, जब तक ये सामूहिक तौर पर सर स्ट्रांग नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग नहीं होगी। अभी आपका जो अध्यक्ष है DU का, वो बड़ा उसने माहौल बनाया हुआ है, तो उस तरीके के लोगों को लाकर यूथ कांग्रेस में भी और सेवा दल को अगर स्ट्रांग आप करेंगे तो शायद कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि दिन बदल नहीं सकते, तो देवेंद्र यादव उसके लिए क्या कर रहे हैं? आई एग्री। और कहीं ना कहीं देखिए, जितने भी ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स हैं, इनका मकसद ये है कि किसी स्पेसिफिक क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो SC ST डिपार्टमेंट के हों या JJ क्लस्टर्स के सेल को हों। कहीं ना कहीं ये सारे डिपार्टमेंट्स और सेल्स हमने इसी मकसद के लिए रखे हैं। और समय जब खराब होता है तो बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं, लेकिन अब आने वाले समय में आप देखेंगे जो मैंने कहा कि 6 महीने जो हमने काम किया है, वो कोशिश यही हम उसको बेहतर, अपने संगठन को बेहतर कर सकें। अब आप एक DU प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, अब दोबारा से चुनाव आने आएंगे, तो हमारी अभी से क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या वर्किंग हो सकती है, किनको किस सेगमेंट को जोड़ना है, वो सारे वर्किंग जरूर चल रही है। समय बदल रहा है और समय बदलते बदलते ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप हर जगह ना चाहते हुए भी आपको दिखाने के लिए हम मजबूर करेंगे। सर क्योंकि अभी जिस तरह से मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में बहुत वक्त है, विधानसभा में भी, दिल्ली में तो बहुत टाइम है, यानी आपको जो कहते हैं ना एक असेसमेंट करने का, होमवर्क करने का, सेल्फ इवैल्यूएशन करने का कि कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जो कांग्रेस में अभी हैं कम बैक करने के लिए। ये जो समय मिलेगा, क्योंकि ये तमाम जो कांग्रेस लवर होंगे, जो भी आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में कि एक कमबैक करे, वो शीला दीक्षित वाला कमबैक। क्योंकि अभी जब विकास की रफ्तार की बात की जाती है तो लोग अभी भी शीला दीक्षित को याद करते हैं। निश्चित ही, देखिए शीला जी का तो कोई मुकाबला था ही नहीं, और लेकिन निश्चित ही एक समय आया, समय के हिसाब से हमारे बहुत जो सीनियर लीडर्स थे वो हमें छोड़कर चले गए। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं वो इस तरीके से करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 6 महीने हमने कोशिश की है कि अपने संगठन को बेहतर कर सकें। परसेप्शन समय पर बदलता है, जब हम एफर्ट्स एक सिस्टमैटिक तरीके से एफर्ट्स डालते हैं तो परसेप्शन चेंज होता है। बिना संगठन के पॉलिटिकल पार्टी बहुत बेहतर नहीं कर सकती, लिहाजा हमने 6 महीने पूरा कंसंट्रेशन हमारे इस संगठन के सृजन में काम लगाया। आज मुझे खुशी है कि ब्लॉक लेवल पर हम मंथली मीटिंग्स करते हैं। आज हर ब्लॉक में, हमारे मंडलम में नियुक्तियां हो गई हैं, हमारे सेक्टर्स में नियुक्तियां हो गई हैं। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मंथली मीटिंग्स होती हैं, उसमें चर्चा होती है कहाँ पर क्या चीज़ें चूक रहे हैं, क्या चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। हम हर मंथली अब अपने स्टेट की रिव्यू भी मीटिंग करते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे प्रयास हैं कि हमारा संगठन बेहतर हो सके, ताकि हम कोई भी मुद्दे को उठाएं, कोई भी चीज़ को अगर उसको ऊपर स्ट्रेस देना चाहें तो एक संगठन के रूप में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर इनवाइट करूँगा कि हमारा संगठन अब एक वाइब्रेंट संगठन होता जा रहा है, और इसमें हम इनवाइट करना चाहते हैं जो हमारी लाइक माइंडेड लोग हैं वो आए, हम उनको यूटिलाइज करना चाहेंगे, हम उनको अपनी पार्टी में समाहित करना चाहेंगे ज़रूर। सर कार्यकर्ताओं से फीडबैक क्या मिलता है? जैसे आप जब बात करते होंगे, दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, बाकी देश छोड़ दीजिए, चुनाव हुए, असेसमेंट किया होगा आपने, बैठे होंगे उनके साथ, क्या कमियां बताई उन्होंने, कौन से वो मुद्दे बताए कि सर हम यहाँ पे छूट गए थे? देखिए
जैसा आपने शुरू में कहा कि जिस समय मुझे मौका मिला, लोकसभा के बिल्कुल चुनाव सर पर थे। लोकसभा में उसी समय लवली जी जो हमारे अध्यक्ष थे वो पार्टी छोड़कर गए थे। उनके साथ कुछ और लोग भी जो सीनियर, कहने के लिए सीनियर थे, वो छोड़ के चले गए थे। तो एक क्राइसिस तो था, एक संगठन का क्राइसिस था, लेकिन जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जितने भी हमारा कैडर था, हमने उसके साथ कहीं भी चुनाव में ये महसूस नहीं होने दिया कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव से कहीं बाहर है। मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम ये उस बात पर जरूर फेल हो गए कि हम लोगों को ये समझाने में नाकामयाब रहे कि 62 से हम इसको बिल्कुल खदेड़ कर बाहर कर देंगे। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। रेखा गुप्ता की 6 महीने की सरकार को आप कैसे मार्क कर रहे हैं कंपैरेटिवली पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार से? 30 सेकंड सर। देखिए 30 सेकंड जहाँ तक आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अब पास्ट हो चुका। मैं ज़्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन रेखा जी ने बातें बहुत की हैं आपके बीच में, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा घोषणाएं, बातें बहुत कर दी, लेकिन धरातल पर जीरो है। जो लोग उनसे उम्मीद लगा के बैठे थे आज वो ना उम्मीद हो चुके हैं। एक ऐसा बजट देने वाली पहली मुख्यमंत्री हुई जिन्होंने स्वयं ये कहा कि हम 15,000 करोड़ रुपए तो लोन लेंगे और 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो लोगों के ऊपर डालेंगे। तो आप ऐसी सरकार से उम्मीद क्या कर सकते हैं? चलिए सर, इसी नोट पे धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और शुभकामनाएं आपको और आपकी पार्टी के उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सो नाइस, थैंक यू। बिल्कुल। और इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं सर करण अभिषेक सिंह जी, CEO जी मीडिया के। सर, मेरा अनुरोध है आपसे प्लीज स्टेज पर आ जाइए और सम्मानित कीजिए देवेंद्र यादव जी को। बहुत बहुत एक बार तालियां बजा दीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी शाम है जब एक राजनीति की एक क्लियर और सटीक छवि हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण राजनेताओं का आखिर क्या है, और ये बताना हमारी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी।